हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ बनाई है दैनिक जागरण ने कि टूलकिट मॉड्यूल की जांच की दिशा में बढ़ रही है सीबीआई, और इसमें पूरा जो सिकंजा है वो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन पर कसता जा रहा है। हालांकि इस पर लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि बिना अनुमति के मनीष सिसोदिया सहित कुछ और मंत्रियों के नाम हैं जो देश नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि आपको सीबीआई से अनुमति लेनी होगी। इसमें एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि शायद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो आज भी इसमें मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चीन ने सीमा समझौते का सम्मान नहीं किया, एस जयशंकर। देखिए, एस जयशंकर जो ब्राजील की यात्रा पर पहुंचे हैं, उन्होंने दो टूक भाषा में चीन को जवाब दिया है और वर्ल्ड मीडिया को भी ये बताने की कोशिश की है कि जो गलवान घाटी में जितना भी सीमा विवाद हुआ था वो चीन की देन थी, और अभी भी जो तनाव है वो चीन की ही देन है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और हमेशा वो अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहना चाहता है और शांति वार्ता को प्रमुखता देता है। अगर हम जयशंकर की बात करें तो वो 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, तो वो चीन की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ये भी वो समझते हैं कि क्या चीन इसमें रणनीतिक अड़चने पैदा कर सकता है जिससे भारत को नुकसान हो। हालांकि इसमें चीन लगातार अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, उसमें वो अपने दबदबे को हमेशा कायम रखना चाहता है। और इसी को लेकर जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने सेना की तैनाती जिस तरीके से चीन लगातार बढ़ाता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप कर रहा है और डैम बनाया जा रहा है, गांवों को बसाया जा रहा है, इस पर उन्होंने एक तरीके से आपत्ति जताई है। दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में ब्राजील पहुंचे जयशंकर ने शनिवार को भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पिछली सदी के आखिरी दशक से समझौते हैं और उसके तहत सीमा क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती की मनाही है। उन्होंने कहा कि चीनियों ने इनकी अवहेलना की है। कुछ साल पहले गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ ये सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 30MQ-9B ड्रोन से ड्रैगन पर होगी नजर। अमेरिका से 30MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए वार्ता अंतिम चरण में है। $3 अरब से अधिक की लागत से ड्रोन खरीद का उद्देश्य चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा और हिंद महासागर में निगरानी और सतर्कता बढ़ाना है। यह ड्रोन उसी MQ-9 रिपर का एक प्रकार है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने गत माह काबुल में अल कायदा सरगना अयान अल जवाहिरी पर हेलफायर मिसाइल के संशोधित संस्करण को दागने में किया था। MQ-9B प्रोटेक्टर की निर्माता अमेरिका की रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जनरल एटॉमिक्स है, लेकिन इसकी खरीद सरकार के स्तर पर होगी। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर विवेक लाल ने बताया, हमारा मानना है कि MQ-9B खरीद कार्यक्रम को लेकर अमेरिका व भारत सरकार के बीच जो वार्ता है वो आखिरी चरण में है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता मुख्य रूप से लागत, हथियारों के पैकेज और प्रौद्योगिकी को साझा करने के संबंध में कुछ मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट पेज है और न्यूज की चीन समर्थित हैकर भारत समेत कई देशों की सरकारों की कर रहे हैं जासूसी। ये चीन के लिए नई बात नहीं है। हमेशा मीडिया में रहता है कि चीनी हैकरों ने किसी देश के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक कर लिया या फिर सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करी गई है नेट के माध्यम से, तो ये न्यूज़ हमेशा सुर्खियों में रहती है। चीन सरकार द्वारा कथित रूप से समर्थित एक हैकिंग समूह विश्व भर में सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, समाचार पत्र पत्रिकाओं और थिंक टैंकों को निशाना बना रहा है। इसमें भारत का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि निक भी शामिल है। हैकिंग के लिए यह समूह ईमेल भेजता है और जब उन्हें खोला जाता है तो उनका इस्तेमाल उनकी लॉग इन के विवरण चुराने में किया जाता है।
रेड अल्फा नामक यह हैकिंग समूह भारत सरकार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और सेवाओं का प्रबंधन करने वाले निक के लॉग इन पेजों को लगातार निशाना बना रहा है। इस हैकिंग समूह ने सिर्फ पिछले साल ही करीब 350 डोमेन को अपना हथियार बनाया था। इस हैकिंग समूह ने इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, द मार्केट इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडीज और रेडियो फ्री एशिया, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान जैसे संगठनों के अलावा अन्य देशों की सरकारों, थिंक टैंक और मानवीय संगठनों को भी निशाना बनाया जो चीन सरकार के रणनीतिक हितों के दायरे में आते हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह समूह जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाने में शामिल है, जिनमें तिब्बती और उइगर समुदायों के लोग और संगठन शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में रेड अल्फा ने ताइवान में राजनीतिक, सरकारी और थिंक टैंक संगठनों को निशाने बनाने में भी विशेष दिलचस्पी दिखाई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। विदेशी छात्रों को भारत में नहीं देनी होगी प्रवेश परीक्षा। विश्वविद्यालयों एवं उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विदेशी छात्रों के नामांकन के लिए 25% अतिरिक्त सीटें सृजित करने की अनुमति दी जाएगी। इन छात्रों को भारत में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त सीटों का सृजन मंजूरी प्राप्त कुल क्षमता के अलावा किया जाएगा। इन सीटों के बारे में फैसला संबंधित उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आधारभूत ढांचा, शिक्षकों एवं अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि भारतीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थान प्रवेश पात्रता की समतुल्यता के आधार पर विदेशी छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। व्यापक समझौते के लिए जल्द वार्ता शुरू करेंगे आईपीईएफ देश। आईपीईएफ का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए हिंदी में कि हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क। मई 2022 में जापान में क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान के शीर्ष नेताओं की बैठक के दौरान स्थापित हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क को लेकर सदस्य देशों में कारोबारी वार्ता की शुरुआत अगले महीने अमेरिका से होने की उम्मीद है। भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नेतृत्व करेंगे। इस बैठक में क्वाड के चारों देशों के अलावा फ्रेमवर्क के अन्य सदस्य देश न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, फिजी के कारोबार व वाणिज्य मंत्री हिस्सा लेंगे। अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर आ रहे अमेरिका के उप वित्त मंत्री वैली आदेयोमो की भारतीय नेताओं के साथ होने वाली मुलाकात में भी इस बारे में चर्चा हो सकती है। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज की शिखर वार्ता में हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, सभी देशों की इकोनॉमी को आपस में कनेक्ट करना, डिजिटल इकोनॉमी के लिए नियम बनाना, ऑनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कार्य करना। दूसरा, मजबूत सप्लाई चेन बनाना, महंगाई रोकना, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्खनन में सहयोग करना। तीसरा, पर्यावरण क्षरण रोकने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, बेहतरीन ढांचागत सुविधा तैयार करना। इन उद्देश्यों की घोषणा के बाद विशेषज्ञों ने कहा था कि इतने व्यापक स्तर पर सहयोग करने के लिए इन सभी देशों के बीच आर्थिक सहयोग समझौता जरूरी होगा। नेक्स्ट न्यूज है, असम और मेघालय 6 महीने में सुलझाएंगे सीमा विवाद और उसके लिए सहमति बन गई है। देखिए, ये जो सीमा विवाद है लगभग 50 साल पुराना है और जो असम और मेघालय की 884 किलोमीटर की सीमा है वो सबसे बड़ा इसमें विवाद बताया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा
ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद को 6 महीने में सुलझाने पर काम करना शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने रविवार को बैठक होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि 6 विवादित स्थलों पर समस्याओं के समाधान के लिए काम करना शुरू करने का फैसला लिया गया है। मेघालय की तरफ से विवादित स्थल 3 जिलों में है। कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में 3 क्षेत्रीय समितियां बनेंगी जो इस मामले को आगे ले जाएंगी। उन्होंने बताया कि समितियों को 15 दिनों में अधिसूचित किया जाएगा। इसके लिए तत्काल दौरे किए जाएंगे। शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि यह फैसला मेघालय के सीएम संगमा जी के साथ हुई 9वीं बैठक में लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 6 स्थल जिनको सुलझाया जा रहा है वो हैं ताराबारी, गिजांग, बोकलापारा, खानपारा और रातचेरा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है औद्योगिक परियोजनाओं में बढ़ी यूपी व राजस्थान की हिस्सेदारी। देखिए, कोरोना काल के बाद उद्योग जगत में एक तरीके से कह रहे हैं, समझ सकते हैं आप कि जो लगातार गिरावट का दौर जारी था। इस सवाल का सीधा सा जवाब तो तभी देना जल्दबाजी होती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद देश में लगने वाली औद्योगिक परियोजनाओं ने कभी बीमारू राज्य के तौर पर बदनाम देश के कुछ राज्यों की हिस्सेदारी काफी तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी पीछे कई वर्षों में बढ़ी है और इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ है कि वर्ष 2021-22 में देश में लगने वाली कुल औद्योगिक परियोजनाओं में इन दोनों राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी 1/4 से ज्यादा है। बीमारू राज्यों में शुमार होने वाले दूसरे राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, लेकिन उक्त 2 राज्यों के सामने उनका प्रदर्शन फीका कहा जा सकता है। यह आंकड़ा आरबीआई की तरफ से देश में सभी राज्यों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर लगाए जाने वाली परियोजनाओं के आधार पर जारी किया गया है। इसमें बता दें कि खराब आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास के रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ अर्थविदों ने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बीमारू राज्य का दर्जा दे रखा था। गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि उसकी गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त भंडार है। विभाग ने एक ट्वीट करके कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। विभाग ने यह टिप्पणी मीडिया में आई उन खबरों के संदर्भ में भी कही है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में गेहूं का आयात कर सकती है। भारत का गेहूं उत्पादन लगभग 3% घटकर 10.684 करोड़ टन रहने का अनुमान है। फसल वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 31.572 करोड़ टन होने का अनुमान है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है कि अंतिम क्षण तक पूरी ताकत से मुकाबला करूंगा, सुनक। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा में अब 2 सप्ताह का समय बचा है। इसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मुकाबला भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस के बीच है। प्रचार के अंतिम दौर में सुनक ने एक वीडियो जारी कर खुद को कमजोर प्रदर्शित किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम क्षण तक वह पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे और जीत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह वीडियो पहली बार शुक्रवार रात मैनचेस्टर के प्रचार कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में सुनक ने भाग लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा मुकाबले के आखिरी दिन तक वह प्रत्येक वोट के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि बीते 30 दिनों में उन्होंने 100 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और उनके जरिए 16,000 पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले हैं। चीन की धमकी को दरकिनार कर अमेरिकी गवर्नर भी पहुंचे ताइवान। चीन के सैन्य अभ्यास व धमकी को दरकिनार कर अमेरिकी नेताओं का ताइवान दौरा जारी है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सांसदों के दौरे के बाद रविवार को अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर झिरिक होलकाम्ब भी ताइवान पहुंचे। इस बीच ताइवान ने कहा है कि रविवार को भी उसने 12 चीनी विमानों और 5
पोतों को ट्रैक किया है। इनमें से 5 पोतों ने ताइवान स्ट्रेट के बैरियर लाइन को पार किया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और उसके बाद सांसदों के दूसरे प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा के बाद अब अमेरिका के इंडियाना राज्य के गवर्नर एरिक होलकाम की यात्रा से ताइवान में फिर हलचल बढ़ गई है। नेक्स्ट है, गोटबाया के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग का चले केस। देश छोड़कर भागे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की इसी माह वापस लौटने की अटकलों के बीच विपक्षी पार्टी एसजेबी ने कहा है कि देश में उन्हें लौटने का अधिकार है, लेकिन उनके विरुद्ध सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे उन्हें कोई कानूनी छूट नहीं है। श्रीलंका में आर्थिक बदहाली के बाद बीच जनता के हिंसक विरोध के चलते गोटबाया जुलाई में सिंगापुर भाग गए थे। वह इस समय थाईलैंड में हैं। तो ये आज का 22 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।